कभी ऐसे नहीं लगा कि कुछ बच्चे हैं जो डेडिकेटली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, तो आप एक वर्किंग एस्पिरेंट थे एंड जॉब के साथ प्रिपरेशन करना पर्सनली मुझे थोड़ा लगता है कि इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। So team, today we have another topper with us. So Mr. Tushar has cleared NABARD Grade A 2023 from journalist post. So first of all, congratulations. Thank you. And तुषार की जो NABARD की जर्नी रही है पूरी, इट्स नॉट वेरी स्मूथ, मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे हैं लाइफ में, बट इन्होंने काफ़ी चीज़ों को पॉजिटिवली लिया है। एंड आई फील लाइक कि इस इंटरव्यू से जो एस्पिरेंट है दे विल गेट टू नो कि एग्ज़ाम के डिमांड को कैसे समझना है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से अपने नोट्स बनाए हैं और प्रिपरेशन किया है। सो दैट आई थिंक जो एक काफ़ी टेक अवे होगा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे से इस इंटरव्यू में। सो दैट इज़ वेरी गुड कि आपने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, एक्सेल शीट बनाई थी स्कीम्स के लिए, आपने जो बताया, इवन ही हैज़ यूज चैट जीपीटी ऑल्सो फॉर डिस्क्रिप्टिव फॉर्डर मटीरियल। सो दैट इज़ कमेंडेबल कि इतना स्ट्रैटेजी अच्छे से बना के प्रिपेयर करना। सो तुषार, आप कुछ बोलना चाहोगे अपने बारे में? यही कि एडुटैप का सपोर्ट अच्छा रहा मुझे। जो भी मेरा स्टैटिक का जो पोर्शन था, मतलब रिवीजन के लिए भी मुझे यहाँ से काफ़ी हेल्प हुई। और जैसे मॉक टेस्ट हुए उसमें भी काफ़ी इंग्लिश में और बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी काफ़ी हेल्प हुई मुझे। तो मतलब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया। तो वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहती है, तो कम टाइम में कर पाया मैं जो नोट्स और वो जो मटेरियल मुझे मिले थे उसकी वजह से। सो तुषार ने 2022 में NABARD फर्स्ट टाइम दिया था। उस टाइम पे वो मेंस में बैठे थे और उस टाइम ही वाज अ एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ एड्यूटैप एंड 2023 में ही क्लियर्ड इट। और 2023 में मतलब एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं थे, तो करंट अफेयर खुद से प्रिपेयर करना था, तो ही मैनेज्ड इट एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से, जैसे मैंने बताया, नोट्स बनाया, प्रिपेयर किया था। सो आप में से किसी को कुछ पूछना है सर से? मुझे एक क्वेश्चन है, आपने 2021 में हमारा कोर्स लिया था, 2022 में सर, 22 में। क्यों नहीं लिया? मतलब प्रिपरेशन किया, अच्छा नहीं लगा? सर मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल डाउनलोडेड था सारा कुछ, और करंट अफेयर्स के सोर्सेस वैसे पीआईबी में खुद से कवर करता था, तो मैंने सोचा कि फिर ऑलरेडी मटेरियल है तो फिर और एक बार क्यों एनरोल करें, तो इसीलिए। यस। और कोर्स से आपको एक्चुअली में कितना मतलब फायदा हुआ? मतलब आपको, अगर मैं एज एन एस्पिरेंट पूछता हूँ कि एडुटैप का मैं कोर्स लूँगा, मुझे सच्चा आंसर देना। मुझे पता है 100% तो नहीं होता है, शायद 90 भी नहीं होगा कि हाँ सर, मतलब यहाँ पे मुझे फायदा हुआ, 40-50% मेरी तैयारी होगी, बाकी मेरा अपना एफर्ट। तो सर एडुटैप के जो नोट्स है गवर्नमेंट स्कीम्स के माइंड मैप्स के फॉर्मेट में है। आप बजट भी देखोगे आपका, तो भी बाकी इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में भी काफ़ी आपने उसे आप स्टूडेंट्स को याद करने के हिसाब से उस हिसाब में बनाए हुए हैं। तो थे नहीं, आप कह रहे हो? नहीं थे ना मेरे पास सर। 22 के कोर्स से? नहीं 22 के नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स तो सर वही रहती है, इन न्यूज़ वाले चेंज होंगे। ओके। और रहे बात, मैं अकेला नहीं प्रिपेयर कर रहा था, मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे, उन ठीक है, आपने एक फ्रेंड के साथ वो पढ़ा? हाँ, तो उनके साथ भी थे, तो रेफरेंस तो मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पूरा आइसोलेशन में प्रिपरेशन होता है। तो हाँ, अब आप पॉइंट पे वापस आ जाओ। जो आप बता रहे हो वो मतलब है, हमें सभी लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मैंने अपने दोस्त के कोर्स से पढ़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ कि कोर्स ने आपको कितना हेल्प किया? गवर्नमेंट स्कीम्स और बजट आपको अच्छा लगा? हाँ। और एआरडी में आपने हमसे पढ़ा या कोई और कोर्स से? एआरडी सर मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ, मेरा मास्टर्स हो रखा है उसमें, तो बेसिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, उसमें ऑलरेडी था। और हमारे कुछ नोट्स होते हैं जैसे एमएससी एंट्रेंस के टाइम वाले, तो वो नोट्स से हम एग्रीकल्चर कर लेते हैं ऐसा। ईएसआई के लिए भी यूपीएससी का प्रिपरेशन था मेरा, तो उसके नोट्स थे मेरे, तो बेसिक कंसेप्ट वहाँ से हो रखे थे। बचा क्या, करंट अफेयर्स, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आप ये 2-3 चीज़ें ही ठीक से कर लेते हो और इसको यूज़ करते हो आप मेंस में, तो काफ़ी हद तक वहीं पे आपका मतलब उसका हो जाता है। तो आपने मतलब आपको
ज़्यादा हेल्प नहीं की? सर आप पहले से यू आर ट्राइंग टू मेक द सेम पॉइंट कि एडुटैप ने हेल्प नहीं की। देखो ऐसा नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मैं शायद इतने दूर नहीं आता इसके लिए। सच में मुझे वाकई में लास्ट ईयर भी मेरा टाइम बहुत बचा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा टाइम बहुत बचा है एडुटैप की वजह से। और इस साल भी मेरे पास जो मटेरियल थे, आप ये देखो, आपका दूसरा ये था मॉडल आंसर्स जो थे आपके, आप अगर 60 मॉडल आंसर्स भी कर लेते हो तो भी ऐसा कौन सा डिफरेंट सवाल आने वाला है, कुल मिला के आप वही कर सकते हो। बाकी सर के इकोनॉमिक सर की जो वीडियो जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एनरोल ही करना पड़ेगा, फ्री में भी आप बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हो बच्चों के लिए। तो वहाँ से भी मतलब किसी को करना है, अगर यूटिलाइज़ करने हैं सोर्सेज तो कर सकता है। आपने जॉब के साथ प्रिपरेशन किया? हाँ हाँ, जॉब के साथ। तो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मतलब चैलेंजेस तो बहुत सारे लोग पाते हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसा पेक्यूलियर लगा कि जॉब के साथ करना डिफिकल्ट हो जाता है, आसान हो जाता है, कैसे मैनेज किया आपने? जॉब और शादी 2 चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें मैनेज करनी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो चैलेंजेस तो थे, लेकिन वाइफ भी बहुत सपोर्टिव थी। ठीक है, 6-7 महीने हमने डेडिकेटेडली प्रिपेयर करा मैंने। और टाइम मैनेजमेंट का ये था कि जैसे ऑफिस से आए तो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, उसके बाद में रात में पढ़ता था मैं। तो इट वाज लाइक 2:30, 3 समटाइम्स 3:30 to 4 o'clock ऐसे। मैनेजर भी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। बट काम जल्दी ख़त्म करके फिर हम करते थे घर आके, ऐसा चलता था। अब रात में 3:40 तक पढ़ते हैं? हाँ, मतलब यही था कि मेरी एज अभी 30 है, अगर नहीं होता इस साल तो रेस्ट ऑफ द लाइफ इज़ विद बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे जाके मैं खुद को एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता था, तो सोचा कर लेते हैं, 6 महीने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो किया था मैंने। जैसे हमारे और भी बैंकर्स ओके। लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं होते, जैसे आप कह रहे हो 3 बजे तक रात को पढ़ते थे आप, लेकिन क्या आपको लगता है ये मतलब आप में कुछ स्पेशल था या ऐसा लोग करना आसान होता है कि जॉब करके? मेरा शायद एडुटैप के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ पे भी एक सवाल पूछा था मुझे मोटिवेशन और वो चीज़ें पे। तो देखो मोटिवेशन जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए चल जाती है, बट आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको 6-7 महीने के लिए आपको रहना है इसमें, 2-5 चीज़ें सैक्रिफाइस करनी है, तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है ज़रा। मोटिवेट तो वैसे ही हो जाएंगे आप वीडियो देख के, तो मैं ज़्यादा डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन होना ज़रूरी था। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के काफ़ी लोग निकलते हैं वहाँ पे, शायद एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं क्योंकि फार्मिंग ज़्यादा है वहाँ पे, है ना? फार्मिंग भी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर का फोरम है हमारा एग्री यूनिवर्सिटी का, और स्टेट सर्विसेज यूपीएससी में ज़्यादा मतलब रहते हैं, तो एग्रीकल्चर के रहते हैं कुछ। और नाबार्ड में जैसे सिलेबस चेंज हुआ और प्रीलिम्स और वो सब क्वालिफाइंग हो गई, तो एग्रीकल्चर वालों को थोड़ा स्कोप मिला। नहीं तो पहले आरबीआई और सेबी वाले रहते थे जो जिनकी प्रीलिम निकलती थी, और एग्रीकल्चर वाले प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते थे, तो ये सीन था। सो तुषार, हमारे लिए हमारे पास आपके लिए अचीवर्स बैच है, आप इसको Thank you, विजिट कर thank you. सकते हैं। एंड ये कुछ बुक्स हैं जो आपके करियर में आपको Thank you, हेल्पफुल होंगी। एंड प्लांट। थैंक यू। Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to another session of NABARD Grade A Success Story Series. So students, today we have another topper with us, Mr. Tushar. So Tushar ने अभी NABARD 2023 एग्जाम क्लियर किया है फ्रॉम जर्नलिस्ट पोस्ट. So first of all, congratulations Thank you, Tushar ma'am. Thank you. and welcome to EduTap. थैंक यू मैम। So talking about Tushar, तुषार ने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से की है एंड आफ्टर दैट ही डिड हिज मास्टर्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. सो तुषार, आपसे ही पूछूंगी कि आपने बताया था आपने मास्टर्स के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की. जी मैम। सो ऐसा क्या हुआ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़नी पड़ी एंड आप फिर एएफओ में ज्वाइन किया एंड फिर आपको नाबार्ड के बारे में कैसे पता चला और नाबार्ड की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? ओके मैम, मैं 2018 में था दिल्ली में, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। 1-1.5 साल में दिल्ली में रहा, लेकिन उसके बाद में मेरा पापा का थोड़ा हेल्थ का थोड़ा इशू हो गया, तो फिर मुझे उस समय आना पड़ा क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। और तो मैं आ गया वापस, और वो पापा का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा ही बढ़ गए, तो 1 साल उसमें चला गया। एंड उसी दौरान फिर मेरी शादी भी हो गई एंड देन पापा 2020 में मेरे एक्सपायर हो गए. ही वॉज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड इन महाराष्ट्र इटसेल्फ. एंड देन शादी के बाद फिर आई थॉट कि
जल्द से जल्द कुछ एक आध अटैम्प्ट दे के कुछ कर सकते हैं, तो IBPS का AFO एग्ज़ाम था मेरे लिए, तो मैंने फिर वो अटैम्प्ट दे दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। और अभी मैं भावनगर में पोस्टेड हूँ बैंक ऑफ इंडिया में। एंड उसके बाद में नाबार्ड का जैसे पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग कर दिए उन्होंने, तो देन आई थॉट कि इसका एक बार प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम एंड दिस अटेम्प्ट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे, तो आप एक वर्किंग एस्पिरेंट थे एंड जॉब के साथ प्रिपरेशन करना पर्सनली मुझे थोड़ा लगता है कि इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। Right. तो आपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ को कैसे बैलेंस करके किया प्रिपरेशन? ओके मैम, पहले तो मेरा ये था कि लाइफ में ऑलरेडी 30 इयर्स मेरी एज है, तो एक लास्ट चांस मैं खुद को दे सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी है मेरे पास तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैंने पहले तो ये सोचा था। और आगे जाके मुझे ये नहीं सोचना था कि मैं मेरे पास समय रहते मैं कुछ नहीं कर पाया, या उस समय कर लिया होता तो शायद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में होता या उस ऑर्गेनाइजेशन में होता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इस बार फोकसली प्रिपेयर करके करेंगे। तो पहले तो डिटर्मिनेशन यही से बनी। ओके, आप ये भी कह सकते हो कि मोटिवेशन भी मेरे लिए यही था कि कुछ कर सकते हैं लाइफ में। एंड देन उसके बाद में मुझे ब्रांच से भी सपोर्ट मिला। मेरे मैनेजर साहब जो थे सुनील कुमार शर्मा जी, उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और फिर वर्क आवर्स, वहाँ पे जितना एफिशिएंटली आप काम करके डेली का काम ख़त्म करोगे, उतना ज़्यादा समय आप बचा सकते हो अपने खुद के लिए। तो वैसे ही फिर घर आके मैं थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद में मतलब आई यूज़ टू स्टडी। और प्रीलिम्स के समय ही मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस, ऐसे कुछ सेग्रीगेशन में नहीं पढ़ाई करी थी, मेंस को टारगेट करके ही पढ़ाई करी थी। और यूजुअली डेली के 4-5 आवर्स मेरा पढ़ाई होता था। ओके, तो ऐसे चला। तुषार, कभी ऐसे नहीं लगा कि कुछ बच्चे हैं जो डेडिकेटली एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो कभी ये फेयर आया कि होगा नहीं होगा, लाइक उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा कुछ? जी मैम, शुरू से ये फियर था मेरे लिए, क्योंकि RBI का एग्ज़ाम हो चुका होता है, सेबी के हो चुके होते हैं एग्ज़ाम, और वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने करंट अफेयर्स को लेके, क्वांट रीजनिंग को लेके, रिवीजन के फेज़ में होते हैं, वो नाबार्ड को अपीयर करते हैं। तो और वो फुल टाइम प्रिपेयर करते रहते हैं कैंडिडेट्स। तो ये एक चैलेंज था, और ये शुरू से मुझे पता भी था, समवेयर इन बैक ऑफ माई माइंड आई हैड दैट थिंग कि मुझे इनके साथ कम्पीट करनी है, तो प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी होगी। बट थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच था मेरा। प्रीलिम्स का कैसे रहेगा, उसके बाद में मेंस में कितने स्कोर लाने हैं, नंबर कितने लाने हैं, और इंटरव्यू में कितने नंबर लाने हैं, ताकि फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो कुल मिला के ऐसा प्रिपरेशन रहा मेरा। ओके, सो तुषार, जैसे आप बैंक में काम कर रहे थे, और बैंक में हमें पता है थोड़ा वर्क आवर ज़्यादा ही होता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते थे? आप ये कह सकते हो कि मैं फॉर्चुनेट था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सेंटर में था। आई वॉज नॉट पोस्टेड इन ब्रांच। 1 साल में ब्रांच में था, बट उसके बाद में मेरा पोस्टिंग प्रोसेसिंग सेंटर में था। प्रोसेसिंग सेंटर में बेसिकली आपको कुछ ब्रांचेस टैग करी होती है, और वहाँ पे लोन एप्लीकेशंस आते हैं, और आपको प्रोसेस करना होता है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती। काम को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आप जितना एफिशिएंटली काम करोगे और ज़ीरो पेंडेंसी पे काम करोगे, उतना आपको मतलब स्ट्रेस नहीं रहेगा, आप मेंटल पीस रहेगा आपको। तो मेरा टारगेट यही रहता था कि मेरा काम डेली का जो है वो ख़त्म कर लूँ मैं जल्द से जल्द, और वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद मैं घर जा सकूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसा रहा मैम। अगर सॉरी टू नो यू कैन कंटिन्यू। वर्किंग जो बैंक में है, ऐसा नहीं है कि जो बैंक में है वो नहीं कर सकते या उनको डिसएडवांटेज है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो अपना टाइम थोड़ा मैनेज कर ले तो मैम पॉसिबल है। ओके, सो अब अगर हम आपके डेली रूटीन की बात करें, तो कैसा डेली रूटीन रहता था आपका, और कितने आवर्स डेडिकेटली आप पढ़ पाते थे? 10 to 6 या 6:30, समटाइम 7 o'clock, ऐसा जॉब आवर्स थे। उसके बाद में घर आके मैं 1-2 घंटे रेस्ट करता था, फिर आई यूज़ टू हैव माई डिनर, एंड आफ्टर दैट आई यूज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो डेली के 4 घंटे तो मिनिमम पकड़ लो, ऑन एन एवरेज तो 4 to 5 hours आई यूज़ टू प्रिपेयर। कभी कभी ज़्यादा भी होता था, जैसे मान लो कुछ रह गया हो या कुछ हो,
कवर करना हो या आगे के हफ्ते में कुछ ज़्यादा काम हो ऐसे पता होता है ना, तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा स्टडीज़ को शेड्यूल करता था। तुषार, जैसे आप बोल रहे हो कि आप पहले सुबह शाम तक 6-6:30 बजे तक ऑफिस का या 7 बजे तक ऑफिस का काम करते थे, फिर आके आप 4 घंटे पढ़ते थे। तो अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को अपने पे अप्लाई करूँ तो रोज़ मेरे लिए करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कुछ टाइम बाद मैं बर्नड आउट फील करूँगी। तो आपको फीलिंग आती थी, अगर आती थी तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? देखिए मैम, हेल्थ पे तो सबसे बड़ा टोल आएगा इसका, बट आपको पता है कि ये 6 महीने है जो आपकी आगे की पूरी लाइफ अगर उस पर डिपेंडेंट है, तो है ना, यू कैन मैनेज इट, मतलब करना पड़ेगा ना। यू कैन हैव हेल्थी डाइट, आप एक्सरसाइज कर लो थोड़ी बहुत, आप रेस्ट कर लो। रेस्ट आप बैंक से आने के बाद भी करते हो, 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर पढ़ते हो, क्योंकि दिन भर आपको बैठना है वहाँ पे ऑफिस में, और आने के बाद पढ़ना भी बैठ के ही है, तो वो उस ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इससे अच्छा मैं क्या करता था, आने के बाद आई यूज़ टू स्लीप, आई यूज़ टू रेस्ट, और उसके बाद में डिनर करके फिर करता था। और वीक डेज़ पे सैटरडे संडे हुआ या कुछ ऐसा, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी वॉकिंग कर ली, तो उससे हेल्थ भी थोड़ी मेंटेन रहती थी। ओके, अब आपकी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे की। तो हमारे पास फेज़ 1 होता है। फेज़ 1 में वी हैव 8 सब्जेक्ट, उसमें से वी हैव 5 सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट एंड 3 ऑफ मेरिट सेक्शन। तो सबसे पहले नॉन मेरिट की स्ट्रैटेजी पूछते हैं आपसे। तो आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया? ओके, इंग्लिश मेरा पहले से ही अच्छा था, तो इंग्लिश के लिए मैंने कुछ खास करा नहीं था, जो मॉक टेस्ट दे रहा था वही से प्रैक्टिस हो रही थी मेरी। और क्वांट का मुझे टेंशन था, रीजनिंग का रीजनेबली ठीक था मेरा, बट दोनों में यही था कि मॉक से जितने प्रैक्टिस में कर पाऊँ, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे DI हुआ, सिलॉग हुआ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये मेरे अच्छे रहे, एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ उसका, ताकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो नॉन क्वालिफाइंग का मेरा ये स्ट्रेटेजी था। ओके, तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बताना चाहो? रीजनिंग में पज़ल अगर आप कर सकते हो तो आप कर लो पज़ल, बट पज़ल में भी वही है कि आपको फिर वहाँ पे 2-3 पज़ल होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना होता है, और फिर सिलेक्ट करने के बाद भी अगर वो पज़ल नहीं सॉल्व होता है तो एक अलग से प्रेशर आप पे माउंट होगा। तो मेरा ये था कि जैसे पहले अगर पज़ल छोड़ के जो दूसरे आए हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन हुआ या इनइक्वालिटी वो हुई, प्रोबेबिलिटी, वो सब आते हैं, तो वो मैंने करे थे पहले, और मुझे पज़ल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ऐसा था। तो बस ये है कि हमें नॉन मेरिट में ये देखना है कि मिनिमम हम इतना स्कोर कर लें कि हमारी मेरिट जो है सेक्शनल मेरिट है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब उनके लिए खास करके ये है कि जो इतने अच्छे हैं नहीं रीजनिंग, क्वांट और उसमें, as compared to those students who are preparing for RBI, SEBI or the bank exams, they are well prepared in this section. So ये खासकर उन्हीं के लिए है जो इनमें थोड़े अपने आप को थोड़ा मतलब वीक समझते हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए इन सब्जेक्ट्स को, उनके लिए है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लो और आपका कट ऑफ निकाल लो। ओके, सो तुषार, अब कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग भी रहता है, ये भी 2 सेक्शन ऐसे हैं कि वेटेज कम है बट स्टिल प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पे भी आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी है, तो ये कैसे किए थे आपने? डिसीजन मेकिंग है जो थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आप डिसीजन मेकिंग को बिल्कुल लाइटली मतलब नहीं लेना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि आपका कट ऑफ ना क्लियर हो और आपने जो भी किया हो, इट माइट गेट इनटू एंड, सो इट्स बेटर यू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। उसके लिए आपको ऑनलाइन वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, एडुटैप की ही वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें से बहुत सारे MCQs और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है, तो ठीक है, वो वहाँ से हो गया। और एक 30-40 पन्नों की मेरे पास एक PDF थी, तो मैंने वहाँ से कर रखे थे डिसीजन मेकिंग के, और वो भी आई थिंक 7-8 टॉपिक है उसके, जैसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन का एक टॉपिक हुआ, और डिसीजन बायसेस, ऐसे टॉपिक्स है, वो आप ऊपर कर लो, और तो डिसीजन मेकिंग का हो सकता है। एंड कंप्यूटर के लिए मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की एक PDF थी, तो मैंने वो पढ़ ली थी, तो उतना सफिशिएंट रहा मुझे। तो आपने कुछ हैंडी नोट्स बनाए थे कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग के लिए? ओके, आपने PDF से ही पढ़ PDF से ही पढ़ लिया था, और उसी को रिवाइज किया? उसी को रिवाइज किया था। ओके, तो ये हो गई नॉन मेरिट की बात। अब मेरिट सेक्शन में आते हैं, तो मेरिट सेक्शन में सबसे बड़ा जो बच्चों को चैलेंज रहता है वो करंट अफेयर का रहता है, बी इट ESI और ARD, क्योंकि करंट अफेयर का थोड़ा ज़्यादा वेटेज है ESI के कंपैरिजन में, और स्कीम्स फिर अगेन इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर में भी। तो करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी?
देखो, जब नाबार्ड को लेके करंट अफेयर्स जब हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स को भी उसी में इंक्लूड कर रखा था। ऐसे नहीं था कि गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने स्टैटिक में रखा था। इवन स्टैटिक गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना, उसको भी मैं एज ए करंट अफेयर ही ट्रीट कर रहा था। तो पहले तो मुझे ये बात क्लियर करनी थी। ऐसे ना करें कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ है उसी को करंट अफेयर्स माने। आप गवर्नमेंट स्कीम्स को ही करंट अफेयर्स में ले लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो इट्स बेटर यू कंसिडर दोज गवर्नमेंट स्कीम्स इन करंट अफेयर्स ओनली। ठीक है, तो मैंने भी वही किया था। तो करंट अफेयर्स के लिए मेरा पहला गवर्नमेंट स्कीम्स था, और वो बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स बट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो वहाँ से गवर्नमेंट स्कीम्स हुआ, फिर इकोनॉमिक सर्वे एंड देन बजट। यहाँ से कोई डायरेक्ट सवाल ना भी आए प्रीलिम्स में, ठीक है, बट इन 3 चीज़ों का आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपके जो आंसर से आप डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो मतलब करने के टाइम पे ही मेरे दिमाग में वो था कि ये जो 3 चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर पाऊँ मेरे आंसर्स में। तो उस हिसाब से मैंने ये पढ़ा था। हालांकि प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको थोड़े स्कीम्स पढ़ने हैं। आप कुछ कर सकते हो, मिनिस्ट्री वाइज कर लो या प्रायोरिटी कर लो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ गवर्नमेंट स्कीम्स और ESI उसका। सेकंड थिंग है कि करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन में से हम उसको कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को, जस्ट टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, व्हाट आर दी टॉपिक्स डायरेक्टली कंसर्न टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ टॉपिक आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि RBI और SEBI के भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए। मतलब मुझे ज़रूरी नहीं लगा, तो मैंने RBI और SEBI का सेक्शन वो जो मंथली मैगजीन होती है उसमें से मैं उसको एलिमिनेट कर देता था, बाकी चीज़ें पढ़ लेता था। पर यही जो बात होती है ना एलिमिनेशन वाली बात, तो बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि एलिमिनेट कैसे करें। तो लाइक आपने कैसे एलिमिनेट किया था? हाउ यू कंसिडर्ड कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, लाइक नाबार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर स्पेशली, क्योंकि करंट अफेयर में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है बच्चों को। फिर स्कीम्स हो गई, फिर रिपोर्ट्स होती है, इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़नी है, रिपोर्ट्स का डेटा पढ़ना है। तो आपने ये सेग्रीगेशन कैसे किया कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए? देखो, वन बाय वन विल गो फॉर दिस। ठीक है, पहले तो एलिमिनेशन है। आप वो चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे आपने RBI की कुछ न्यूज़ एलिमिनेट कर ली है, SEBI एलिमिनेट कर ली, आप वो नहीं एलिमिनेट कर सकते। जैसे कि फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर की ही कुछ न्यूज़ आई है, 5-6 न्यूज़ है, आप उन न्यूज़ में से नहीं सॉर्ट कर सकते कि ठीक है वो तो आपको 3 न्यूज़ अगर इंपॉर्टेंट लग रही है, तो ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर के लिए वो बाकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड है कुछ या आपके सिलेबस के रिलेटेड डायरेक्टली कुछ है, तो आपको उसमें नहीं सॉर्टिंग करनी है। आप सॉर्ट वो चीज़ें कर सकते हो जो एग्ज़ाम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट है, उनको सॉर्ट कर सकते हो। बाकी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें आप सॉर्टिंग में प्लीज़ मत जाना, क्योंकि वो नुकसानकारक हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मान लो 40 स्कीम्स है और उसमें से मैं 20 स्कीम करूँगा क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, वो आपको शायद इंपॉर्टेंट हो, किसी और को कोई दूसरी स्कीम इंपॉर्टेंट लगे। तो बेहतर है कि सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आप थरोली कर लेना, क्योंकि लास्ट में जब आप इंटरव्यू देते हो और जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है तब 1-2 मार्क्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए एलिमिनेशन के मतलब खासकर मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है एलिमिनेशन के चक्कर में कि कभी एलिमिनेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप सिलेबस के रिलेटेड जो चीज़ है उसको एलिमिनेट कर डालो, ये नहीं करना है। इररिलेवेंट चीज़ें जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन से एग्जाम से नहीं डील करती, उसको आप एलिमिनेट करो, बाकी यू विल हैव टू डू योर हार्ड वर्क। एंड जैसे सेग्रीगेशन, तो आपने PYQ की हेल्प ली थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है नाबार्ड का, तो प्रीलिम्स के लिए भी उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखनी ही है, क्योंकि डिपेंड करता है। AFO में अलग से क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के ही, और नाबार्ड अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। और मेंस के लिए जैसे 2021 से पैटर्न चेंज हुआ, तो मेंस के क्वेश्चन एक बार देख ले तो उसे आइडिया लग जाएगी कि मेंस की प्रिपरेशन किस डेप्थ तक जाके करनी है। ऐसा है। और अभी जैसे हमने करंट अफेयर को कवर कर लिया, ARD तो आपका बैकग्राउंड रहा ही है, तो ESI कैसे प्रिपेयर किया आपने? ESI का जैसे आपने कहा था UPSC का प्रिपरेशन का, तो उस टाइम पे भी ESI मेरा हो चुका था। ESI मतलब क्या, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, मैक्रो इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी, वही कंसेप्ट। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हुआ,
पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, हाउ आर दे टारगेटिंग इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीज़ें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। जैसे कि देखो आप इस बार भी मेंस में एक सवाल आया था मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो मॉनेटरी पॉलिसी पे कुछ पूछ लेंगे, बट स्टिल आया था सवाल। तो आपको फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे टारगेटिंग होता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, बस ऊपर ऊपर का तो कम से कम पता होना चाहिए ताकि आप कुछ लिख पाओ। तो ESI मेरे लिए मेंस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कंसेप्ट्स की। बाकी प्रीलिम्स के लिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे और वही जो स्टैंडर्ड सोर्सेज सब रेफ़र करते वही करना है। तुषार, आपके मतलब हम जो डिस्कशन है इससे पता चल रहा है कि आपने फेज़ 1 और फेज़ 2 को साथ लेके चला। और एस्पिरेंट्स जनरली ये गलती करते हैं कि फेज़ 1 की प्रिपरेशन पहले टारगेट करते हैं और फिर सोचते हैं कि फेज़ 2 को देखेंगे, और यूजुअली फेज़ 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होता है एट द एंड। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए? लाइक अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, अब आप फेज़ 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने कैसे किया इनको मैनेज, और कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहती थी आपकी कि कितना कंटेंट करके डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करेंगे, या साथ साथ में आप एक आंसर और कुछ ना कुछ फेज़ 1 का प्रिपेयर कर रहे थे? ओके, प्रीलिम्स जब प्रीलिम्स को 1 या 1.5 महीना बाकी था नोटिफिकेशन के बाद में, उसके बाद तो आंसर राइटिंग की कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने, फुल्ली प्रीलिम्स पे फोकस था। लेकिन प्रीलिम्स होने के बाद जो 1 महीना था, उस टाइम पीरियड में मेरा फोकस पढ़ना कम था और आंसर राइटिंग ज़्यादा था, क्योंकि आपको टाइप करना है और आपको कंटेंट वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है। जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे उनके भी आंसर्स मैंने देखे, मेरे खुद के आंसर्स मैंने इवेलुएट करे, तो मुझे ये बात समझ में आई कि आपको कितना पता है उससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो टाइपिंग की एक स्किल है, वो आपको डेवलप करनी है उस थोड़े पीरियड में, और आप जितने ज़्यादा आंसर्स लिखोगे उतना ज़्यादा वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहेगी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हमारे चलती रहती है और वो होती रहती है डेवलप। अगर आप आज बोलोगे मुझे कि आप एक आंसर लिख लो, तो शायद मैं उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाऊँगा जितना मैंने एग्ज़ाम के टाइम में मैं करा था। तो वो जो 1 महीने का पीरियड था उसमें मैंने आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस करी थी, और 4 आंसर तो लिखनी ही है, आप उसमें से एक आंसर छोड़ के नहीं आ सकते। तो और 4 आंसर भी आपको कंफर्टेबली लिख के डिसेंट क्वालिटी में आपको करना है। वो इंग्लिश में अगर आप परमिट करते हो तो मैं हाँ इंग्लिश के भी बता दो। इंग्लिश में आपको अराउंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 600 वर्ड्स आर देयर, ठीक है, फॉर 100 मार्क्स। और 50 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें यू हैव टू राइट अराउंड 1600 to 1800 वर्ड्स सेम टाइम में, वो भी 50 मार्क्स के लिए। तो इंग्लिश में अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंग्लिश में यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट, योर ग्रामर, योर पंक्चुएशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में ऐसा नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में आपको अराउंड 400 to 450 वर्ड्स में तो एक आंसर लिखना ही है, और डिसेंट क्वालिटी के भी आंसर्स आप लिखोगे पॉइंटर फॉर्मेट में तो भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी मेरा यही हुआ था, अच्छे नंबर्स आए थे मुझे भी, इतने कम, मुझे मार्क्स कम आए थे इंग्लिश में लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करा था, ग्रामर पे स्पेशली। तुषार, जैसे आपने फेज़ 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट करी, फेज़ 1 हुआ, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी, तो कंटेंट कहाँ से पढ़ा आपने, लाइक कहाँ से सेग्रीगेट किया कि क्या पढ़ना चाहिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए? डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट अलग से प्रिपेयर नहीं करा था, कंटेंट वहीं से आ रहा था गवर्नमेंट स्कीम से, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, मिनिस्ट्रीज़, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ है कि जो सारा सिलेबस कवर कर रही है, और आपको टाइम भी कम है और आपको लिखना है वहाँ पे आंसर। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के अगर आप ऑब्जेक्टिव मोटा मोटा याद भी कर लोगे और कंपोनेंट्स भी याद कर लोगे, तो आपको नेसेसरी नहीं है कि आप स्कीम को मेंशन करो वहाँ पे, बट आप वो कंटेंट तो डाल सकते हो। मान लो हेल्थ पे कुछ आता है, एंड इफ़ यू नो देयर आर दिस 2-3 स्कीम्स रिलेटेड टू एड्रेसिंग द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ उस चीज़ का, तो उसमें आप विदाउट मेंशनिंग द स्कीम आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो, और तो उसमें ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करे हैं वो आप आपके आंसर्स में लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है। तो कंटेंट अलग से प्रिपेयर नहीं किया था,
सिलेबस में अगर स्टैटिक चीज़ें दे रखी है उन्होंने, फिर भी क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स पे ही आ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर करंट अफेयर्स रिलेटेड। स्टैटिक पे आएगा तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे सफाइस कर लेगी। बाकी मेंस का प्रिपरेशन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की बात होती है, तो कितना ज़रूरी है वर्ड लिमिट मैच करना एग्जाम में? वर्ड लिमिट मैंने तो बहुत कोशिश करके देखी, लेकिन मुझसे तो 15 मार्कर्स के लिए 600 वर्ड्स लिख के नहीं हो पा रहा था, मतलब नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 15 मार्कर्स के लिए अराउंड 450 to 500 वर्ड्स और 10 मार्कर्स के लिए 350 वर्ड्स, इस हिसाब में मैंने कंप्लीट किया। कुल मिला के मैंने 1600 to 1700 वर्ड्स में पेपर ख़त्म किया होगा। ओके, तो तुषार ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं लाइक वर्ड लिमिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ मैम, कर सकते हैं। मतलब आपको इतना सफिशिएंट लिखना है कि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर पाओ कि हाँ आपको पता है एंड यू नो द थिंग। जी ओके, और तुषार जब हमारा डिस्कशन हुआ था, यू ऑल्सो मेंशन कि आपने चैट जीपीटी को कैसे यूज़ किया था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? चैट जीपीटी ने जैसे मान लो कोई टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉवर्टी है, और उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ है, या कहीं से पढ़ लिया आपने, न्यूज़पेपर में कुछ आ गया, या कोई स्टेटमेंट पढ़ लिया कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, ठीक है, विल टेक दिस एग्जांपल। तो ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे न्यूज़पेपर में भी शायद इतना अच्छा आर्टिकल ना आया हो, तो ऐसी चीज़ आप चैट जीपीटी को पूछ लो, तो वो चैट जीपीटी आपको पॉइंटर्स फॉर्मेट में आंसर दे देगा। मान लो उसने 8 एक पॉइंटर्स दे दिया आपको, वो तो बहुत अच्छा आंसर दे देता है। वो 8 पॉइंटर्स आप उसी टॉपिक में नहीं बल्कि और भी कई सारे टॉपिक्स में यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक पीडीएफ भी थी जो मैंने चैट जीपीटी से बनाई थी। इट वाज अराउंड समथिंग 50-60 पेजेस का ही बना होगा वो, बट वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल था मेंस के लिए। और वो पॉइंटर्स मैंने 2-3-4 बार रिवाइज भी करा था, तो वो पॉइंटर्स अच्छे से याद हो गए थे। और पॉइंटर्स भी ऐसे थे कि यूनिवर्सल थे, कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली कहीं पे भी यूज़ कर सकते थे। तो चैट जीपीटी का वहाँ पे फ़ायदा हुआ मुझे। सो तुषार, इंग्लिश में आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ऐसे राइटिंग का बताया, बट उसमें हमारे पास प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब भी आता है, तो ये कैसे प्रिपेयर किया था? ओके अच्छा, वो आपने इंग्लिश का सेपरेटली पूछ लिया, क्योंकि इंग्लिश को मैंने बहुत लाइटली लिया था लास्ट अटेम्प्ट में, और जब मार्क्स आए तो पता चला आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 to 65 मार्क्स, बट मुझे 52 मार्क्स आए, और 2 मार्क्स के कारण मेरा इंटरव्यू के लिए रह गया था। तो मुझे पता चला कि ये इंग्लिश को काफ़ी सीरियसली लेते हैं नाबार्ड, और ये भी सुना था कि उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ होते हैं, वहाँ से वो चेक होता है ग्रामर और वो सारी चीज़ें। तो इंग्लिश के लिए मैंने इस बार प्रिपरेशन करी थी। मैंने जैसे 10-12 ऐसे भी लिखे थे, फिर ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक पे ज़्यादा फोकस किया था कि कुछ जैसे सिंपल स्पेलिंग होते हैं, इंडिपेंडेंटली, बिकॉज और सिंस, उसके स्पेलिंग में हम गलत लिख देते, वहाँ पे समझ में नहीं आता, तो स्पेलिंग मिस्टेक पे फोकस किया था। ऐसे लिखे थे। प्रेसिज राइटिंग का पहला अटेम्प्ट में मेरा ये था कि छोटा करके लिख रहे हैं, बस 1/3 करके लिखना है, बट वो ऐसा है नहीं। प्रेसिज में कुछ उसके रूल्स है, बहुत सिंपल रूल्स है, बट आपको वो देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1-2 बार भी करोगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रेसिज आपको 3rd पर्सन के पर्सपेक्टिव में लिखना है। उसको शॉर्ट करना है, बट कैसे करना है शॉर्ट, वो आपको पता चलेगा। उसमें डेटा इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं ना, जो आपका इंग्लिश का जो पीडीएफ आता है, जिसमें आप नहीं, आपका ऐसे और उसका पीडीएफ है, उसमें ये सारे रूल्स मेंशन थे। बट हाँ, इंग्लिश पे फोकस करना ज़रूरी है। लेटर का तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपने लेटर कर लिया, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, 10-12 ऐसे लिख लो, अलग अलग टॉपिक्स पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे हो गया, रूरल इंडिया पे हो गया, फिर जैसे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हो गए, उस पर कोई लिख लिया आपने ऐसे, तो ऐसे का वहाँ से हो जाएगा। और ऐसे भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जैसे अभी आया था एग्रीकल्चर में 5 मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप बता दो, वैसे तो ये एक क्वेश्चन आंसर की तरह ही क्वेश्चन हुआ। 5 मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता लो, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, 5 टेक्नोलॉजी बता दी, कंक्लूड कर दिया, ख़त्म। तो ऐसे भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। लेटर की प्रैक्टिस कर लो और प्रेसिस को निगलेक्ट मत करना। लास्ट में इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स अगर मैटर कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए, तो प्रेसिस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। इंग्लिश को नहीं निगलेक्ट कर सकते। इंपॉर्टेंट, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ESI है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। 100 मार्क्स अल्टीमेटली फेज 2 में आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं। काउंट हो रहे हैं। तो 1 नंबर भी आपको
कॉस्ट कर सकता कॉस्ट है। कर सकता है मैम, बिल्कुल। ट्रू। सो इसके बाद आपकी फेज़ 2 हो गया और फेज़ 2 के बाद आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपने कुछ एडिशनल पढ़ा फेज़ 1 फेज़ 2 की प्रिपरेशन के अलावा? इंटरव्यू के लिए मैम मेरा तो नाबार्ड का जो वेबसाइट था ना, वो मेरा मेजर सोर्स था। इंस्टीट्यूशन को समझना ये मेरा ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इंस्टीट्यूशन को समझ ले। ऐसा ना हो कि मैं इंटरव्यू को जा रहा हूँ और कहीं कुछ एक आध सवाल पूछ ले और उनको लगे कि ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओनली, तो फिर आपकी सिंसियरिटी वो दिखती नहीं वहाँ पे, आप उतने आपके एफर्ट्स नहीं दिखते उनको। तो इंस्टीट्यूशन को जानना मेरे लिए ज़रूरी था, तो वो मुझे वेबसाइट से हुआ। रिपोर्ट पढ़ना ज़रूरी है, मैंने पढ़ा भी, बट पढ़ने के बाद में पता चला कि इतना भी थरोली जाके और ज़्यादा टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम रिपोर्ट में देना इट्स नॉट वर्थ इट। तो आप वहाँ पे टाइम कट कर सकते हो, जो कि मैंने दिया था टाइम, आप कर सकते हो थोड़ा बहुत टाइम कट, उसकी जो समरी लास्ट में दी होती है वो आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेटा वेटा आपको कुछ मिला इंटरव्यू के लिए तो मतलब ठीक है, रिपोर्ट आप ऊपर ऊपर बढ़ सकते हो, बट वेबसाइट अच्छे से कर लो। नाबार्ड और PLP स्टेट फोकस प्लान्स हुए, वो आप कर लो, उसकी भी एग्जीक्यूटिव समरी का सफिशिएंट है, पूरे रिपोर्ट थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स कुछ स्टेट के हिंदी में होते हैं, कुछ स्टेट के इंग्लिश में होते हैं, तो वो मुझे इसके टाइम पता चला कि जैसे मध्य प्रदेश में कोई डिस्ट्रिक्ट के थे तो हिंदी में रिपोर्ट्स अवेलेबल थे, बट आप उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। बायोडेटा फॉर्म में आपके क्वालिफिकेशन, मेरा ये था कि मुझे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी गई थी बैंकिंग पे, फाइनेंस पे, बट फिर भी मुझे सही नहीं लगा सारे चीज़ें उसमें मेंशन करनी, तो मैंने एक दो चीज़ें मेंशन करी थी। तो बायोडेटा फॉर्म छोटा रखो, कम से कम चीज़ें लिखी जाए तो पूछने वाले को भी कुछ पता चले कि क्या पूछना है। बहुत ज़्यादा क्लटर कर लोगे आप उसका वो जो, तो उनको भी समझने में डिफ़िकल्टी होती है। एक तो 10-12 मिनट का इंटरव्यू हार्डली चलता है, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स। बायोडेटा फॉर्म सिंपल रखे, अपनी प्रोफाइल एक अच्छे से करनी है। जैसे मेरा बैंकिंग प्रोफाइल था तो 80-90% चांसेस यही थे कि बैंकिंग से ही क्वेश्चन आए, तो मैंने वो करा था प्रिपेयर। तुषार, जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल थे और आप बैंक में थे और नाबार्ड भी काइंड ऑफ बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, बैंक है, तो आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो काम आया इंटरव्यू में? बिल्कुल मैम, क्योंकि 2 साल पहले जो मैं था वो अलग था। 2 साल में जैसे पब्लिक डीलिंग हुई, बैंक में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात करना, जूनियर्स के साथ बात करना, कस्टमर के साथ बात करना, वो भी अलग अलग तरीके से, तो उससे आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर मिलता ही है। और वो 2 सालों में मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, शायद वो बात भी उन्होंने नोटिस करी होगी इंटरव्यू में। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने तो मुझे बहुत हेल्प करी। बैंक ऑफ इंडिया मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मदर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूँ मैं उसे, तो वो तो फ़ायदा हुआ मैम मुझे। और वो भी एग्रीकल्चर फील्ड में ही मैं काम कर रहा था, और जितना हो सके उतना मैंने उन चीज़ों को, मतलब एक टर्म बोल सकते हैं मोनेटाइज करने की, मैंने वहाँ पे कोशिश करी। उनको बोला कि आई एम इनटू प्रोजेक्ट अप्राइजल, आई एम इनटू प्रोजेक्ट फाइनेंस, इंस्पेक्शंस हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी उनको। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का? लाइक कुछ एग्जांपल देना चाहोगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे और आपने कैसे उनको टैकल किया? ओके, इंटरव्यू तो डिस्कशन टाइप ही हुआ इंटरव्यू, ऐसे कुछ टेक्निकल सवाल नहीं थे, 1-2 के सिवाय। हाँ, ये जैसे इरिगेशन और वो हुआ, तो बाकी इंटरव्यू आपका डिस्कशन टाइप ही होता है। आपकी प्रोफाइल को लेके वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप बोलोगे वो आपको ही एक्सप्लोर करेंगे आपके आंसर से। ये मुझे नोटिस हुआ। नाबार्ड के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स बताइए कहाँ, फिर उसी को लेके फिर आगे इंटरव्यू कंटिन्यू हुआ। फिर और पूछा कि जैसे आप जो कर रहे हो कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में उसका कुछ फ़ायदा है कि, जैसे नेगेटिव टोन में क्वेश्चन था, लेकिन वो एक सवाल हुआ। फिर वाई नाबार्ड, तो वो भी नाबार्ड क्यों ज्वाइन करना है, ये सवाल अगर आपसे पूछते हैं तो आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए उस पर। मतलब वो सवाल है जो इंटरव्यू का पूरा टोन सेट कर सकता है। और तुषार, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आप आंसर नहीं कर पाए? मैम ऐसा उन्होंने एक FPO SHG पे पूछा था। ओके। तो FPO के रिगार्डिंग मैंने ये कहा था कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनसे इंटरेक्ट करने की, तो यही था। ओके। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा था? अच्छा रहा। कोई टेक्निकल क्वेश्चन उन्होंने किया ही नहीं कि मैं मतलब बोल सकूं कि मुझे नहीं आता, ऐसे इन जनरली डिस्कशन चल रहा था। तो इट वाज अ जस्ट जनरल डिस्कशन। और इंटरव्यू के बाद क्या फीलिंग थी आपको? कैसा लगा कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है? मतलब मॉक्स जब मैं देता था तो 5-6 मॉक्स देने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया था। और जब वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया
तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा कम्युनिकेशन के पार्ट पे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि वो सेटिंग भी थोड़ी ये थी, माइक और वो स्क्रीन पे चल रहा था, चेयरमैन थोड़ा दूर दिख रहा था, स्क्रीन में भी चेयरमैन दूर दिख रहा था, और मैं शायद मुझे लगता है मैं भूल गया था कि माइक से आवाज़ जा रही है वहाँ पे, ना कि मुझे ज़ोर से बोलने की जरूरत, तो आई वॉज अ लिटिल बिट लाउडर ओवर देयर। ठीक है, तो ऐसा लगा, बट अभी मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ था। और तुषार, जैसे आपने मॉक्स के बारे में बताया, तो कितना ज़रूरी है मॉक्स देना सारे फेजेस के लिए, बीट फेज़ 1, फेज़ 2, इंटरव्यू, कितना इंपॉर्टेंट है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई 2-5 दिन कम कर लो, बट मॉक्स दे लो, क्योंकि मॉक्स ही है जो आपको इम्प्रूवाइज मतलब करेगी। आपकी गलतियाँ आपको खुद को पता चलेगी, और इवेलुएटर्स आपको इवेलुएट करेंगे वो अलग से। तो वो जो वैल्यू ऐड होगी वहाँ पे, वो आप 10-15 दिन ज़्यादा भी पढ़ लोगे ना तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस करना, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपको आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और वो सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप रिपीटेडली हर एक आंसर में एक ही चीज़ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। आपको ये समझ में आएगा कि क्या आप क्वेश्चन की डिमांड सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर में हमारा ब्रेन वही चीज़ें सोचता है बार बार, और हम इस आंसर में जो लिखा है बस वही चीज़ें दूसरे आंसर में भी वही लिख दी। मुझसे भी हुआ था ऐसे। तो ये होता है मॉक से इम्प्रूव। और इंटरव्यू में जो पैनल एडवाइस करता है लास्ट में कि यहाँ पे ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, वो उनके आंसर्स आप नोट करके रखो। वो डायरेक्टली भी आप बोलोगे ना उधर, वहाँ पे सेम वर्डिंग्स में बोलनी है बस, तो वो ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है जो हमें अच्छा लग रहा है। आप इम्प्रेस कर सकते हो। हाँ कर सकते। तो वो जो उनकी जो एडवाइस होती है ना, वो जैसे मुझसे पूछा गया था मॉक इंटरव्यू में कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो मैंने एक आंसर दिया था, तो वो बोले कि आप यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल आंसर जवाब दे सकते हो। तो उन्होंने एक मुझे आंसर दिया था कि आप ये चीज़ें बोलो, आपकी ये प्रोफाइल से मैच कर रही है। नाबार्ड में उन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि क्या आप जो अभी कर रहे हो वो नाबार्ड में काम आएगा कि नहीं। वहाँ पे मैंने वो स्ट्रेंथ्स वाला आंसर दिया था, बट वो मैच कर गया ना वहाँ पे, और उनको अच्छा लगा। और वहाँ से थोड़े मुझे लगा कि पैनल मेंबर्स अटेंटिव भी हो गए, थोड़े देख रहे थे मेरी तरफ फिर, तो ऐसे फिर चलता गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी आपको इवैल्यूएशन मिले आप उसको नोट डाउन करो और उस पर काम करो। ठीक, तो ये तो होगी आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी की बात। अगर मैं पूछना चाहूँ कि लाइक एड्यूटैप ने कैसे हेल्प किया आपकी थ्रू आउट प्रिपरेशन में, आप कुछ बताना चाहोगे इस बारे में? एड्यूटैप ने मैम मेरा टाइम कंस्ट्रेंट का जो मेन चैलेंज था वो ओवरकम करने में मुझे एड्यूटैप का हेल्प हुआ। क्योंकि देखो, आपने पहले कभी भी पढ़ाई करी हो, बट आप अगर आज किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है कि जिसको आप रेडीली रेफ़र कर पाओ और पढ़ सको, खुद को मतलब उस काबिल बना पाओ। तो एड्यूटैप के जो नोट्स थे मेरे पास, जो भी आपके माइंड मैप्स के फॉर्मेट में होते हैं, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। आप ऐसे बोल सकते हो कि ठीक है मुझे स्क्रैच से शुरुआत नहीं करनी पड़ी, बट रिवीजन के लिए तो मतलब उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा मेरा समय बचा मेरा। तो मैं एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है बिल्कुल, तो फिर भी काफ़ी टाइम बच जाता है। अदरवाइज आपको बहुत सारे सोर्सेज खुद रेफर करना, वो हेक्टिक भी हो सकता है, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम एक्चुअल डिमांड ऑफ एग्जाम नहीं समझ रहे हैं और हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और दूसरा ये है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के साथ उनका कोर्स हो, आप एनरोल्ड हो, तो आपके मेंस के आंसर भी इवेलुएट हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है और आपको सामने रिजल्ट आ रहे हैं। आउट ऑफ 200 यू हैव 150 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि कोई आपके आंसर्स इवेलुएट करे। तो एड्यूटैप का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल था कि छोटी मोटी चीज़ें होती है मैम, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा होता है, बट वो आपको ध्यान में लेना चाहिए, समझना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, ताकि वो गलतियाँ आप ना करो एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इवैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी छोटी चीज़ें होती हैं, सही जैसे आपने बोला कि हम ओवरलुक कर देते हैं। हाँ। और हम सोचते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं, बट कोई इवैल्यूएशन दे तो हमें एक थर्ड आई मिल जाती है कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। ओके, सो अब आपकी जर्नी के कुछ अनसंग हीरोज, मतलब होता है कोई प्रिपरेशन करता है, आपने अल्टीमेटली एक रिजल्ट लाया, यू आर ए ऑफिसर नाउ, बट हाँ उस जर्नी में पीछे काफ़ी लोग रहते हैं और आपकी लाइफ में भी रहे होंगे, तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहो कि आप किसको अपनी जर्नी के एज अ अनसंग हीरो बोलोगे? जैसे कि मैं अभी बैंक में था, तो मेरे दोस्त जो थे करीबी,
बैंक प्रोफेशनल्स ही थे, बैंक में काम करने वाले। तो एक आनंद सर है मेरे, एग्रीकॉसी है, गांधीनगर में पोस्टेड है। वो उनकी फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। पूरी एग्ज़ाम हमने प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हम उन्हीं के यहाँ पे जाके रहते थे। उन्होंने बहुत हमें कंफर्टेबल भी करवाया था और बहुत सपोर्ट भी रहता था उनका। सेकेंडली हमारे नेगी सर, वो नेगी सर उनकी फैमिली कहीं ना कहीं उनको भी मतलब सपोर्ट, जैसे मेंटल सपोर्ट बहुत रहता था कि नहीं तुषार भाई आप कर लोगे, आप करो। और वो होता है थोड़ा सा पुश जो मिलता है हमें, और वो भी ज़रूरी होता है। हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो है जो मतलब जिसे हम बोलते हैं ना आस लगे जो बेटा समवन इज हैविंग सम होप्स फ्रॉम यू, तो वो एक थे। और एक थे स्वप्निल सर, उनकी वाइफ अश्विनी, वो महाराष्ट्र में है, अभी बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड है। तो वो भी कंटिन्यूसली हमारे टच में रहते थे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई। मतलब देखो ऐसे डायरेक्ट कोई इनपुट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो एक मेंटल सपोर्ट मिलता है वहाँ से। तो मैं सोचता हूँ कि ये 3 फैमिलीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इवन रिजल्ट्स को लेके भी वो ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझसे। तो हाँ नहीं, ट्रू, मेंटल सपोर्ट इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा कोई पुश कर दे और आपको थोड़ा बनता है कि मेरी किसी से मेरी मतलब किसी को मेरे से उम्मीद है, मुझे रिजल्ट देने हैं, देन यू परफॉर्म। और मेरा जो बैंक का जो स्टाफ था, स्पेशली जो मैनेजर साहब हुए हमारे, इवन जो मेरे कलीग्स थे बैंक के, वो भी एग्ज़ाम को लेके वो भी सीरियस थे कि ही इज़ डूइंग समथिंग, है ना। और वो ऐसा नहीं कि बैंक का काम या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कुछ कर रहा है। सो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे मुझे कि ठीक है, ही इज़ प्रिपेयरिंग। तो मतलब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा फॉर्चुनेट रहे हो इस चीज़ में कि आपको एनवायरनमेंट जो है बहुत हेल्दी मिला। हाँ, और पीपल अराउंड यू, लाइक जो बॉस होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप कुछ और करो, आप काम करो, बट आपके आसपास सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट जर्नी। और आपके साथ साथ आई थिंक उनका भी एग्जाम चल रहा था, दे वर आल्सो वेटिंग फॉर रिजल्ट। राइट। ओके, सो दैट्स वेरी गुड थिंग टू नो कि ऐसा भी एनवायरनमेंट मिल जाता है कभी, तो आपका परफॉर्म अच्छा कर लेते हो। नाउ एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फील किया है एग्ज़ाम के बारे में, तो आपकी कोई एडवाइस एस्पिरेंट्स को जो अभी वीडियो देख रहे हो? मेरी एस्पिरेंट्स के लिए एडवाइस यही रहेगी कि अप्रोच कैलकुलेटिव रखे, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत मैटर करते हैं। इफ़ यू आर क्लियरिंग मेंस, यू आर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू एंड यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस से आप गो थ्रू कर रहे हो एंड देन यू डोंट हैव योर रिजल्ट्स इन योर हैंड, सो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो बेहतर होगा कि आप आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानें और एक कैलकुलेटिव अप्रोच रखें कि मुझे इंग्लिश में इतना स्कोर करना है, ठीक है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो शायद आपको वो ना पता चले कि आप कहाँ तक हो, बट फिर भी आपको एक बॉर्डर लाइन तो पता होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश में इतना स्कोर करना है, पेपर 2 में इतना स्कोर करना है। और इंटरव्यू में नाबार्ड का ऐसा कुछ है नहीं, वो 7 मार्क्स से लेके 48 तक भी मार्क्स दे रहे हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू बहुत ट्रिकी बन जाता है। अच्छे स्कोर किए हुए कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलने के कारण, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स भी पूरी शीट कॉपी करके एक्सेल में डाल के फ़िल्टर लगा के देखा था, मार्क्स कितने मैक्सिमम में, मिनिमम कितने हैं, क्या रेंज में चल रहे। तो एक मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कैलकुलेटिव अप्रोच रखो, पढ़ाई के साथ कैलकुलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस इंटरव्यू एंड आई होप जो भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, जो भी एस्पिरेंट, फ्यूचर एस्पिरेंट ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा इंसाइट मिला होगा रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज तुषार की जो स्ट्रैटेजी रही है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ही कैलकुलेटिव, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रही है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट अफेयर और आपका ESIRD हो गया, फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 की भी प्रिपरेशन करो। जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ो कि आपको डिस्क्रिप्टिव में कहाँ काम आए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम को एक होलिस्टिक अप्रोच देनी है। ऐसा नहीं कि आपको फेज़ 1 अलग पढ़ना है, फेज़ 2 अलग पढ़ना है, एक होलिस्टिक वे में इसकी प्रिपरेशन करनी है। एंड दैट्स द वेरी गुड थिंग कि जो हमें सर से सीखने को मिली है यहाँ पे। सो दैट वाज ऑल। आई होप यू हैव एंजॉयड द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच।